आप लोग? तो आई होप कि यू आर वेरी गुड, सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो वंस अगेन वेलकम टू आवर वंडरफुल ब्यूटीफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एप्लीकेशन देखा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, राइट, जिसमें हम लोगों ने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखा था, मिरेज देखा था, हम लोगों ने बहुत सारे एप्लीकेशन देखे थे, व्हाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, राइट। तो आज हम लोग नया टॉपिक देखने वाले हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अगेन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिनॉन व्हिच इज सीन इन केस ऑफ लाइट। तो ये जो फिनोमिनॉन है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इस फिनोमिनॉन में यू कैन सी, जैसे कि नाम बता रहा है डिस्पर्स, जो लाइट है वो डिस्पर्स होने वाला है। तो ये क्या बात हुई कि लाइट कैसे डिस्पर्स हो सकता है? तो यस, लाइट कैन गेट डिस्पर्स, और हम लोग देखने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेट अस बिगिन। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों ने देखा है रेनी सीजन में, अगर हम लोग देखेंगे एक बहुत सुंदर सा फिनोमिनॉन हम लोगों को नेचर में दिखाई देता है, that is rainbow, right? So again rainbow is the phenomenon where we can see the dispersion of light। वहां पे dispersion का प्रिंसिपल होता है लाइट का, जिसकी वजह से we are able to see the rainbow। तो आज हम लोग यही टॉपिक को समझने वाले हैं कि कैसे लाइट के अंदर डिस्पर्जन होता है, क्या इसके पीछे प्रिंसिपल है और क्या कुछ इसकी मैथमेटिक्स। सो लेट अस बिगिन। सो इन केस ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जब भी आप किसी लाइट को, जो कि पॉलीक्रोमैटिक सोर्स होनी चाहिए, पॉलीक्रोमैटिक सोर्स का मतलब होता है जो लाइट बहुत कलर से बनी होगी, तो वैसे हमारे नेचर में एक लाइट है दैट इज कॉल्ड एज व्हाइट लाइट। तो जो व्हाइट लाइट होता है इट इज पॉलीक्रोमैटिक, पॉली मींस मेनी, राइट। तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी होती है लाइट के अंदर, वैसी वाली लाइट को हम लोग पॉलीक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। तो व्हाइट लाइट जो हमारा होता है इट इज पॉलीक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। तो जब भी अगर आप किसी भी पॉलीक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट को एक मीडियम से पास करोगे, रिफ्रैक्टिंग मीडियम से पास करोगे, तो वो जो लाइट होता है वो क्या होता है, अलग अलग कलर में सेग्रीगेट हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, और इसी फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सो हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ओके। सो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग यहाँ पे एक कोई मीडियम ले लेते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो यहाँ पे मैं प्रिज्म ले लेता हूँ। यहाँ पे प्रिज्म है, प्रिज्म इज बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट मीडियम ग्लास से बना हुआ होता है। तो ये जो प्रिज्म है बेसिकली इट इज हैविंग टू साइड्स, इसके पास दो साइड होते हैं और एक बेस है। तो ये जो दो साइड्स है इसे हम लोग रिफ्रैक्टिंग साइड बोलते हैं। लेट अस से ये कुछ साइड ए, बी एंड सी। सो दिस साइड ए एंड बी इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिंग साइड। अगेन दिस साइड ए एंड सी इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिंग साइड एंड बी एंड सी इज कॉल्ड एज बेस ऑफ द प्रिज्म। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लेने वाले हैं। तो हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और इस पर्टिकुलर एपरेटस प्रिज्म से हम लोग क्या करने वाले, लाइट के डिस्पर्जन के फिनोमिनन को समझेंगे, ओके। तो जब भी एक पॉलीक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट आता है जिसके अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं, राइट, तो जब भी वो पॉलीक्रोमैटिक सोर्स किसी भी मीडियम के ऊपर गिरता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम के, तो जब वो दूसरे मीडियम में जाता है तो इट गेट्स सेग्रीगेटेड, डिस्पर्स हो जाता है, यही फिनोमिनन है। तो उसके लिए पहले हम लोग लाइट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो बेसिकली जो लाइट होता है हम यहाँ पे देखते हैं, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ये, ओके, जिसके पास फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड, ठीक है। तो सपोज मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, ओके, ये कोई कैंडल है जो कि एक लाइट का सोर्स है। जब इसके अंदर से लाइट निकलेगा तो इट ऑलवेज ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ ए वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे ये जो वेव जहां से स्टार्ट हो रहा है, ये वेव स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पे एक कंप्लीट वेव हो गया, राइट। तो यहाँ पे एक कंप्लीट वेव का जो लेंथ होता है, ये वाला लेंथ, सी, ये जो लेंथ होगा एक कंप्लीट वेव का, दिस पर्टिकुलर लेंथ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ ऑफ द लाइट। इसे हम लोग लाइट की वेवलेंथ बोलते हैं, ओके। एज इट इज ए लेंथ, ये एक लेंथ होता है, इसके लिए इसका यूनिट जो होता है वो होता है मीटर, और वी कैन कॉल इट एज नैनोमीटर में भी इसे मेजर किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे 1 नैनोमीटर इसका कन्वर्जन फैक्टर होता है। 1 नैनोमीटर जो होता है वो होता है 10 टू द पावर -9 मीटर होता है, राइट। तो अगर आपके पास 1 नैनोमीटर का वेवलेंथ है, उसका मतलब होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। ये बहुत छोटा यूनिट है, 10 टू द पावर -9 मीटर मतलब बहुत ही छोटा कन्वर्जन यूनिट है, ओके। सो जब भी एक लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलता है तो उसके पास एक पैरामीटर होता है वेवलेंथ, जो हमने देखा किसी एक वेव के बीच का दूरी होता है, ओके। सेकंड चीज जो होता है दैट इज
सपोज ये लाइट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसे हम लोग ने बोल दिया यहाँ पे टाइम आपका हुआ t इक्वल टू 0 सेकेंड एट दिस पॉइंट। यहाँ से लाइट स्टार्ट हो रहा है, ओके। चलते 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 यहाँ पे हम लोग बोलते हैं t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो गया, टाइम जो है 1 सेकेंड हो गया। तो अभी आपको देखना है कि 1 सेकेंड में लाइट ने कितना वेव बनाया है, ओके। तो इफ यू विल सी दैट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 वेव बना, यहाँ पे 2 वेव बना, यहाँ पे हाफ, राइट। तो हम लोग देख सकते हैं इन 1 सेकेंड 2.5 वेव बना, राइट। तो दिस 2.5 वेव इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। इस वेव का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2.5 एंड इसका जो यूनिट होता है हर्ट्ज होता है। तो किसी भी लाइट के पास दो पैरामीटर होता है, एक होता है वेवलेंथ एंड एक होता है फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये जो वेवलेंथ होता है किसी भी लाइट का, ये अलग लाइट जो अलग कलर की लाइट होती है उनके लिए ये जो वेवलेंथ होता है अलग अलग होता है, राइट। तो जब आपके पास एक पॉलीक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है जिसके अंदर बहुत सारे लाइट होते हैं, वो लाइट के अंदर अगर बहुत सारे लाइट, इसका मतलब हो गया कि उसके अंदर बहुत सारी वेवलेंथ है और वी कैन से फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि अगर वेवलेंथ अलग होगा फ्रीक्वेंसी अलग होगा। तो बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं और हर एक वेवलेंथ का एक नियम होता है, रूल होता है कि हर वेवलेंथ वाली लाइट जब किसी दूसरे मीडियम में जाएगा तो अलग अलग एंगल पे रिफ्रैक्ट हो जाएगा। हर वेवलेंथ की लाइट जो होती है फॉर ए पर्टिकुलर गिवन वेवलेंथ, इनका जो रिफ्रैक्शन का एंगल होता है वो अलग अलग होता है। तो जब भी एक पॉलीक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट आता है, किसी इंसिडेंट होता है किसी सरफेस के ऊपर, ट्रांसपेरेंट सरफेस पे, तो सारे वेवलेंथ वाले लाइट को अलग अलग एंगल पे डिस्पर्स होना पड़ता है, सेग्रीगेट होना पड़ता है, रिफ्रैक्ट होना पड़ता है। इसके लिए हम लोगों को वहां पे बैंड ऑफ लाइट दिखाई देता है। लेट अस सी। तो यहाँ पे मैंने बोला आपके पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यहाँ से हमारे पास एक पॉलीक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट आता है, ओके। यहाँ से मैंने एक लाइट भेजा जो कि पॉलीक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है, इंसिडेंट लाइट। इसके अंदर इसे हम व्हाइट लाइट बोल सकते हैं। बेसिकली व्हाइट लाइट ही हमेशा पॉलीक्रोमैटिक सोर्स होता है, इसके अंदर अलग अलग वेवलेंथ की लाइट छुपी हुई है, ओके। तो जब हम लोगों ने इसे इस प्रिज्म के ऊपर गिराया ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जिस पॉइंट पे लाइट गिरता है वहां से आपको परपेंडिकुलर बनाना है। मैंने ये परपेंडिकुलर बनाया जिसे आप बोलते हो नॉर्मल, ओके। अब लाइट जब आप देख रहे हो लाइट इंसिडेंट हुआ, अब ये एयर से ग्लास में जा रहा है, यानी कि रेयरर से डेंसर में। तो अब इस लाइट को क्या होना पड़ेगा, रिफ्रैक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हमने रिफ्रैक्शन का रूल देखा है। रिफ्रैक्शन तभी होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। तो यहाँ पे ये वाला लाइट एयर मीडियम से ग्लास में जा रहा है, रेयरर टू डेंसर, तो इसके लिए इसको बेंड होना पड़ेगा और ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। लेकिन हमें पता है इसके अंदर बहुत सारे लाइट है, ये पॉलीक्रोमैटिक सोर्स है। पॉलीक्रोमैटिक सोर्स मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाला लाइट है इसके अंदर। तो यहाँ पे आते ही सारे वेवलेंथ को पता चलेगा कि हम लोगों को रिफ्रैक्ट होना है, बिकॉज हम लोग दूसरे मीडियम में जा रहे हैं। तो इसके अंदर जितने वेवलेंथ वाले लाइट है सबको यहाँ पे पता चलेगा कि हम लोग अब दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, तो हम लोगों को रिफ्रैक्ट होना पड़ेगा। और उन्हें ये भी पता है कि हम लोगों का वेवलेंथ अलग है, इसके लिए हम लोगों को अलग अलग एंगल से रिफ्रैक्ट होना पड़ेगा, राइट। तो ये जो पॉलीक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट होता है व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट आपका 7 कंपोनेंट से बना होता है, which is equal to जो हमें पता है विबग्योर, राइट, जहाँ पे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये जो वायलेट लाइट होता है इसका जो वेवलेंथ होता है बहुत कम होता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 400 नैनोमीटर। एंड ये जो रेड लाइट है स्पेक्ट्रम का लास्ट वाला लाइट जो है, इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, इट इज इक्वल टू 700 नैनोमीटर। तो जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा लाइट का उतना कम रिफ्रैक्शन होगा या तो उतना कम बेंडिंग होगा। ज्यादा वेवलेंथ कम बेंडिंग, इनवर्स रिलेशन, कम वेवलेंथ ज्यादा बेंडिंग। तो इसके अंदर ये जो पॉलीक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है इसके अंदर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सात के सातों कलर इसके अंदर है। जैसे ही इस सरफेस पे AB सरफेस पे आए उन्हें पता चला कि हमें अब रिफ्रैक्ट होना है। उन्हें ये भी पता है कि हम लोगों का वेवलेंथ अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है 400, फिर इंडिगो के लिए थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फिर ब्लू के लिए और बढ़ जाएगा, ग्रीन के लिए और बढ़ जाएगा, येलो के लिए और, ऑरेंज के लिए और, एंड देन रेड के लिए 700। तो ये जो वेवलेंथ है ये सारे कलर का इट रेंजेस बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। तो जिसका वेवलेंथ कम सबसे ज्यादा बेंडिंग, जिसका वेवलेंथ ज्यादा बेंडिंग कम।
तो यहाँ पे जो 7 कलर्स है इसमें हम लोग अभी 2 कलर की बात करेंगे। तो ये जो लास्ट वाले 2 कलर होते हैं दिस कलर आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम कलर, इसे हम लोग एक्सट्रीम कलर बोलते हैं। तो हम लोग एक्सट्रीम कलर से स्टडी करेंगे। तो मैं 2 कलर को चूज करूंगा, वायलेट और रेड। ओके, तो इसके अंदर से जो लाइट रेड है, रेड का देखो आप वेवलेंथ देख सकते हो ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है, इसके लिए बेंडिंग इसके अंदर जो होगा वो कम होगा। तो लाइट जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा बिकॉज इट इज एंटरिंग इनटू डेंसर मीडियम फ्रॉम रेयर मीडियम। तो ये नॉर्मल की तरह बेंड होगा, लेकिन बेंडिंग रेड के केस में बहुत कम होगा। तो ये हम लोगों ने बेंड कर दिया। मान लेते हैं कि ये एक रेड कलर की लाइट है, बहुत कम इसके अंदर बेंडिंग होगा। सो दिस इज रेड कलर लाइट। ओके, रेड कलर लाइट। नाउ दूसरा एक्सट्रीम कलर वायलेट, वेवलेंथ लेस, इसके लिए बेंडिंग ज्यादा होगा। तो नॉर्मल की तरह के ज्यादा बेंड हो जाएगा। तो दिस इज वायलेट कलर लाइट, ये नॉर्मल की तरह ज्यादा बेंड हो जाएगा। राइट, अब देखो क्या होगा, अब वापस से जो लाइट है, अब ये दोनों देखो, ये रेड कलर है, ये वायलेट कलर, ये दोनों के बीच में बाकी के कलर भी होंगे, बट वी आर कंसीडरिंग ओनली एक्सट्रीम कलर। हम लोग ने 2 एक्सट्रीम कलर लिया। अब वापस से आप देख सकते हो लाइट जो है, लाइट अब डेंसर से रेयर में जाने वाला है, तो वापस से मीडियम चेंज होगा, अगेन देयर विल बी रिफ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ है, आपने देखा एक लाइट जो आया, सिंगल लाइट, व्हाइट लाइट, वो अलग अलग कंपोनेंट में सेग्रीगेट हो गया। इसी फिनोमिनन को हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। अगेन ये फिनोमिनन होगा, यहाँ पे क्या होगा, लाइट वापस से डेंसर से रेयर में आ रहा है, वापस से लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगा। तो लेट अस सी दैट आल्सो। तो वापस से हमें एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक नॉर्मल बनाया, सरफेस को ये नॉर्मल बनाया मैंने, इसके लिए भी मैं एक सरफेस को नॉर्मल बनाता हूँ, ये नॉर्मल। ओके, अभी लाइट डेंसर टू रेयर आ रहा है, राइट। सो जब लाइट डेंसर से रेयर में आता है तो लाइट को नॉर्मल से अवे बेंड होना पड़ता है, दूर बेंड होना पड़ता है। तो ये जो लाइट है, रेड लाइट, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर बेंड होगा, बट एज इट इज अ रेड लाइट हैविंग लार्ज वेवलेंथ, इसकी बेंडिंग बहुत कम होगी। तो ये लाइट ऐसे बेसिकली थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। यहाँ पे भी ये नॉर्मल है, वायलेट लाइट है, इसको अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होना है, वेवलेंथ कम है, ज्यादा बेंडिंग, तो ये लाइट जो है वो ज्यादा बेंड हो जाएगा और ये आपको वायलेट और ये रेड कलर की लाइट दिखाई देगी। तो दिस प्रोसेस जिसके अंदर पॉलीक्रोमैटिक जो सोर्स है, एक सिंगल लाइट आया, वो अलग अलग कंपोनेंट में क्या हो गया, सेग्रीगेट हो गया, बट गया। इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो हमने यहाँ से जो सीखा है उसके बारे में अब यहाँ पे हम डेफिनेशन में लिखेंगे, व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो हमने ये सीखा कि जब भी कोई एक पॉलीक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर गिरेगा, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, अलग अलग 7 कंपोनेंट कलर में डिवाइड हो जाएगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज डिस्पर्जन। सो व्हेन, यहां पे हम लिख देते हैं, व्हेन ए पॉलीक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, पॉलीक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट is incident or passes through a transparent medium, yeah, we can say medium, it gets separated, ये क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, separated into its constituent color, अपने constituent color जिस कलर से बने हुए थे वो कलर में सेग्रीगेट हो जाता है। This phenomenon is called as dispersion of light. This phenomenon is called as dispersion of light. तो हमने अभी dispersion of light के बारे में सीख लिया। तो this is dispersion of light. Dispersion of light एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक एग्जांपल है जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो हम लोग रेनबो का भी फॉर्मेशन पढ़ेंगे। सो आई होप कि सब लोगों को ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया। जब ये टॉपिक क्लियर होगा देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो हम अभी डिस्पर्जन ऑफ लाइट सीखने के बाद लेट अस प्रोसीड टू फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। जो रेनबो होता है वो किस तरीके से बनता है विद द हेल्प ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सो लेट अस बिगिन। So what is dispersion? Dispersion means the separation of white light into its constituent color. White light क्या होता है? It is a polychromatic source of light. ये हम रहने देते हैं, काम की चीज है हमारे लिए। Okay? So let us begin with formation of a rainbow. Very interesting topic. तो you might have seen during rainy season
रीजन हम लोगों को ये रेनबो दिखाई देता है, राइट। तो रेनबो जो होता है बेसिकली दो टाइप के होता है, प्राइमरी सेकेंडरी रेनबो होता है। तो हम लोगों को ये रेनबो के बारे में सीखना है, ठीक है। तो हम लोग अभी डिटेल में नहीं, बट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ सिंपल फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो। तो रेनबो बेसिकली तभी दिखाई देता है जब देयर इज ए रेन, राइट। रेनी सीजन में हम लोगों को रेनबो दिखाई देता है। तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज सच दैट कि जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के पीछे सन होना चाहिए और उसके आगे जो होना चाहिए वो रेन ड्रॉप्स होना चाहिए, बारिश होनी चाहिए, राइट। तो वहां पे जो रेन ड्रॉप है इट एक्ट एज ए प्रिज्म, प्रिज्म जैसा काम करता है। लेट अस सी ये कैसे होता है, ओके। तो यहाँ पे मैं कंसीडर कर लेता हूँ, यहाँ पे एक सन है, ओके। यहाँ पे ऑब्जर्वर है, दिस इज द ऑब्जर्वर। सो ऑब्जर्वर के पीछे सन होना चाहिए, दिस इज द रीजन, ओके। एंड यहाँ पे रेन हो रहा है, ओके। एंड लेट अस कंसीडर एक हम लोग उसमें से वाटर ड्रॉपलेट को कंसीडर कर लेते हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट को मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा बना देंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली, ठीक है। एक अच्छा सा सर्कल हम बना लेते हैं, रेन ड्रॉप स्फेरिकल, ओके। सो दिस इज ए रेन ड्रॉप। नाउ इसके अंदर लेट अस सी, एक मैंने रेन ड्रॉप बना दिया, सन है, सन और ये रेन ड्रॉप, उसके बीच में ऑब्जर्वर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो व्हेन लाइट फ्रॉम द सन, जब ये लाइट सन से आएगा, आपको पता है व्हाइट लाइट आता है सन से, इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स, या तो रेन ड्रॉप के सरफेस पे, ये रेन ड्रॉप का सरफेस है। इसका हम लोग कहीं पे सेंटर बना लेते हैं। सो दिस इज द सेंटर, ओके। दिस इज द सेंटर ऑफ द रेन ड्रॉप, ओके। तो आपको क्या करना है, आपको एक नॉर्मल बनाना है, क्योंकि नॉर्मल से हमें पता चलेगा लाइट जो है वो किधर बैंड होने वाला है। तो नॉर्मल कैसे बनाते हैं, जिस पॉइंट पे लाइट आके गिरा है इस पॉइंट से हम लोग थोड़ा सा इसको और टिल्टेड बना लेते हैं सो दैट हम लोगों का जो ज्योमेट्री वो अच्छे से बने, नहीं तो अदरवाइज ज्योमेट्री यहाँ पे अच्छे से नहीं बनेगा, ओके ओके। तो यहाँ पे आपका जो लाइट है वो आगे गिरा, यहाँ से आपको नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल इज ए लाइन दैट इज पासिंग थ्रू दी पॉइंट एंड टचिंग दी सेंटर, ठीक है। यहाँ पे सेंटर है, इसको टच कर रहा है, दिस इज द नॉर्मल। नाउ अभी ये जो लाइट है आपका इस पॉइंट पे आके इंसिडेंट हुआ, ओके। नाउ ये पॉलीक्रोमैटिक सोर्स है, व्हाइट लाइट है। तो हम लोग ने डिस्पर्जन में क्या देखा, जब भी व्हाइट लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में गिरता है तो वो डिस्पर्स हो जाता है। तो इसके अंदर डिस्पर्जन होगा। डिस्पर्जन में अंडरस्टैंडिंग दी एक्सट्रीम कलर रेड एंड वायलेट को हम लोग देखेंगे। तो आपको मैंने बताया कि जो रेड लाइट है वो कम बैंड होगा, वायलेट लाइट ज्यादा। तो यहाँ पे रेयर से डेंसर में, वाटरी से डेंसर मीडियम, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, ओके। तो ये आपका व्हाइट लाइट है ये, और ये जरा सा इसके अंदर बेंडिंग होगा रेड में, और ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, वेरी लेस बेंडिंग। लेट अस अगेन थोड़ा सा और अच्छे से हम इसे बना लेते हैं सो दैट आपको अच्छे से समझ में आएगा। दिस इज ए सर्कल, एक नॉर्मल में बना लेता हूँ यहाँ पे जो कि इसको ज्वाइन कर रहा है, ओके। एक लाइट आके इंसिडेंट होता है, किधर से भी एक लाइट आता है, हम लोग यहाँ से ये सन से लाइट आके इंसिडेंट हो, ओके। अभी लाइट क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। या तो आप अगर ऐसे लाइट को बुला रहे तो इट इज वेल एंड गुड, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये पॉइंट पे लाइट आके गिरा है नॉर्मल, तो लाइट जो है यहाँ से बेंड होगा, सबसे कम बेंडिंग होगा रेड में, ये रेड लाइट, ओके। लेट अस राइट रेड। वायलेट लाइट सबसे ज्यादा बेंड होगा और ये बेंड हो गया, एंड दिस इज वायलेट लाइट। फर्स्ट फिनोमेना, तो सबसे पहले अभी क्या हुआ, डिस्पर्जन हुआ, और वी कैन से रिफ्रैक्शन हुआ ये सरफेस पे, और फिर लाइट डिस्पर्ज हो गया, राइट। सो ये वाला जो सरफेस था, इस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हुआ, उसके बाद रिफ्रैक्शन से डिस्पर्जन हुआ। अब क्या होगा, लाइट जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करेगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब हम लोग देखेंगे, अभी देखो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल बनाऊंगा, ओके। तो इस पॉइंट पे लाइट जो है आपका गिरा है, ये रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट कैसे होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं इस पॉइंट पे भी क्या बनाऊंगा, एक नॉर्मल। तो मैंने एक नॉर्मल बना दिया, दिस इज दी नॉर्मल। अब लाइट सेम एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट। तो ये आपका इंसिडेंस एंगल है, सेम एंगल बनाते हुए ये वाला लाइट जो है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज अगेन रेड लाइट, ओके। सेम हियर, एक आप नॉर्मल बना दो वायलेट के लिए, दिस इज द नॉर्मल। तो यहाँ पे जो आपका वायलेट लाइट है ये सेम एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा।
वॉयलेट लाइट। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। नाउ अगेन ये जो सरफेस है, ये सरफेस पे क्या होगा, लाइट वापस से डेंसर से रेयर में जा रहा है, अगेन लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा। सो डेंसर से रेयर में बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आपको एक नॉर्मल बनाना है दोनों सरफेस पे, तो हम यहाँ से एक नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल वो पॉइंट को सेंटर से जोड़ता है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा, और ये ऐसे बहुत कम बेंडिंग होगा इसके अंदर, ये ऐसे बेंड हो गया। ओके, सेम इसके लिए भी एक नॉर्मल बना, तो ये नॉर्मल हो गया, ये ज्यादा बेंड होगा, ये ज्यादा बेंड हो गया वायलेट। एंड दिस इज द ऑब्जर्वर व्हिच इज observing the rainbow from this side, and thus this is the red light, this is the violet light, और ऑब्जर्वर को ये रेनबो दिखाई देगा। इसके बीच में बाकी के आपके इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड दिस रेड कलर इसके बीच में होंगे। thus this observer will be able to see a wonderful phenomenon of rainbow. So this is how a rainbow is formed. तो इसमें क्या क्या प्रोसेस हुआ, फर्स्ट यू हैव सीन कि डिस्पर्जन हुआ लाइट का, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, उसके बाद वापस से रिफ्रैक्शन। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगेन रिफ्रैक्शन। सो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, इन्वॉल्व्स क्या क्या हुआ उसमें हम लिख लेते हैं, वेरी सिंपल स्टेप। फर्स्ट यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के अंदर क्या हो गया, डिस्पर्जन हो गया। ओके, रिफ्रैक्शन के अंदर डिस्पर्जन हुआ। सेकंड जो प्रोसेस हुआ, लाइट जो आया, ये वॉयलेट गेट क्या हो गया, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गया। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको देखने मिला। तो सेकंड प्रोसेस जो हुआ उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर जब ये सरफेस पे लाइट, अगेन लाइट इज चेंजिंग द मीडियम, अगेन रिफ्रैक्शन। सो अगेन देयर वाज रिफ्रैक्शन। सो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। रिफ्रैक्शन जिसके अंदर डिस्पर्जन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड अगेन रिफ्रैक्शन। यहाँ पे रेयर टू डेंसर, यहाँ पे डेंसर टू रेयर, thus light come out of the water droplet and thus the observer is able to see the rainbow. यहाँ पे सन आपका बैक साइड में होगा। ओके, फ्रॉम सन दिस पर्टिकुलर रेज इज emerging. You can, अगर यहाँ पे रेज आ रही तो सन should be here, right? Okay, so this is the sun. So this is the way how a rainbow is formed. So sir, this is such a beautiful phenomenon which is observed in the nature. So this was the case of rainbow. Now let us begin with the next very important topic, that is internal reflection, or we can say total internal reflection. So let us begin with next topic, that is called as total internal reflection and partial reflection. तो हम लोग यहाँ पे जैसे रेनबो में हमने सेकेंड स्टेप जो देखा वो था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको अब हम डिटेल में सीखते हैं, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज पार्शियल रिफ्लेक्शन, दोनों को देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज पार्शियल रिफ्लेक्शन। पार्शियल रिफ्लेक्शन, ओके, तो लेट्स से आपके पास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, दो मीडियम है, लेट्स से दिस इज मीडियम 1 बट डेंसर इसको कंसीडर करो, लेट अस से इट इज डेंसर मीडियम। ओके, इट इज मीडियम 2, लेट अस से इट इज रेयर मीडियम। ओके, कोई भी मीडियम लाइट कहीं से भेज दो, कोई इशू नहीं है, हम लोग एक लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं। ओके, सो लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम एंड गोइंग इनटू रेयर मीडियम। ओके, तो लेट्स से यहाँ पे आपको एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, चलो बना दो। सो दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द इंसिडेंट रे, डेंसर टू रेयर। तो लाइट आपका डेंसर से रेयर में जा रहा है, ये एक नॉर्मल आपने बनाया। ओके, नाउ जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वो रिफ्रैक्ट होगा, राइट? बट ड्यूरिंग दिस रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसके अंदर से कुछ लाइट तो रिफ्रैक्ट हो जाएगा और डेंसर से रेयर में जाएगा तो इट विल अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा, राइट? तो नॉर्मल से अवे, तो ये लाइट ऐसे बेंड तो हो जाएगा, लेकिन कुछ पार्ट लाइट का जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो सेम एंगल बनाते हुए कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये जो रेज है इसे हम लोग रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, लेकिन अरिफ्लेक्टेड रे, बट ये टोटल जो रिफ्लेक्शन हुआ है इसे हम पार्शियल रिफ्लेक्शन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन मेजर है और थोड़ा सा हमें माइनर रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है, तो इसी पर्टिकुलर फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन। तो जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ लाइट इज अगेन रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम। जैसे आप देख सकते हो ये वाला जो लाइट है ये वापस से सेम मीडियम में आ गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ ये ए है,
ये बी पॉइंट है, दिस इज समथिंग सी एंड दिस इज डी, तो बीडी इज ए partially reflected ray. So from diagram BD is partially reflected ray. ये partially reflect हुआ है, okay? तो what is partially reflection? Partial reflection we can say, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं partial reflection. So what is partial reflection? Partial reflection means when a ray is refracted, a part of light is reflected back in the same medium, reflected back in the same medium. सेम मीडियम में क्या हो जाता है, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है. दिस फिनोमिनॉन, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जो कि रिफ्लेक्शन कौन सा हुआ, पार्शियल, राइट? सो दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बट कौन सा, partial reflection. This is partial reflection. Okay, so this is what we call as partial reflection. Now very important topic that we are going to see is total internal reflection. तो हम लोग total internal reflection को समझते हैं. Again very interesting phenomenon and it has major large number of application in day to day life, in telecommunication, in various optical instrument and many things. इस बहुत सारे इस चीज का क्या है, application है. तो हम लोग समझते हैं इसमें से. ओके, तो हम लोग एक समझने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, तो इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम लोग किस तरीके से समझेंगे, लेट अस सी. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, जस्ट सी एवरीवन. तो सपोज यहां पे आपके पास एक सरफेस है ट्रांसपेरेंट. ओके, यहां से हम लोगों ने बोला कि ये वाला जो मीडियम है, दिस इज ए रेयरर मीडियम and this medium is a denser medium. Okay, ये denser medium है. तो total internal reflection तभी होता है जब light, very important, जब light denser से rarer में जाता है. When light travel from denser medium to rarer medium. So let us see. Suppose हमने यहाँ से एक light को incident करवाया. So this is a light which is incident on a transparent material. Let us make one normal. तो मैंने एक normal बना दिया. This is the normal. Okay. Let's say this is light I1 और we can say A बोल देते हैं, A इंसिडेंट है. ओके, तो ये लाइट रिफ्रैक्ट होगा, डेंसर टू रेयर में जा रहा है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. लेट्स से दिस इज A डैश. ओके, नाउ लेट्स से यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ बन गया. अब मैंने क्या किया, इस लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया. ओके, तो ये अब दूसरा लाइट B, हम लोग ने वही लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर दिया. यू कैन सी नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज दिस मच. तो इसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा. दिस इज B डैश. वापस से मैंने क्या किया, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर दिया. सी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब मैंने देखा इस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया वो एग्जैक्टली नॉर्मल को परपेंडिकुलर हो गया. यू कैन सी परपेंडिकुलर हो गया. तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्रैक्टेड रे आपका परपेंडिकुलर हो जाता है नॉर्मल को, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं, उस इंसिडेंस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल एंगल. अगेन हमने क्या किया, पहले एक रेस को भेजा, ये रेस से क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ A डैश. फिर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किया, B रह गया, और इससे रिफ्रैक्शन हुआ और ज्यादा हुआ B डैश. और फिर हमने वापस से एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किया. अब इस केस में रिफ्रैक्शन और ज्यादा इंक्रीज हुआ, और जो रिफ्रैक्टेड रे हमें मिला, सपोज C इज C डैश, ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से परपेंडिकुलर हो गया. तो इस केस को हम लोग क्रिटिकल केस बोलते हैं. और यहाँ पे जो भी एंगल बना है नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का, दैट पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो ये क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा. ये क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल. अलग अलग ट्रांसपेरेंट मटेरियल के लिए ये एंगल अलग अलग होता है. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेनन अराइजेस जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दोगे. सी, मैंने और ज्यादा कर दिया, ये आप देख सकते हो क्रिटिकल एंगल, राइट? सॉरी, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा आपने एंगल किया. तो जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर देते हो, अब जो आपका लाइट है क्या हो जाता है, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है. सेम जितना यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना उतना ही यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा. एंड दिस पर्टिकुलर फिनोमेनन, सपोज D है तो ये D डैश, तो यू कैन सी D रे जो गया उसके लिए रिफ्रैक्टेड रे जो है
वो रिफ्रैक्ट नहीं बल्कि रिफ्लेक्ट हो गया सेम मीडियम में। सो दिस पर्टिकुलर फिनोमेनन इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। सो व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन angle of incidence is greater than critical angle, the refracted ray बोल सकते हैं, या तो हम लोग बोलेंगे reflected ray, the ray is totally internally reflected। इंटरनली क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी को आप क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेनन। एंड व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल भी देखा। तो क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके लिए रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इट इज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, राइट। तो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, इट इज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एक एंगल होता है इंसिडेंस का जिसके लिए रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा परपेंडिकुलर हो जाता है नॉर्मल को, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। तो इसका हम लोग कुछ मैथमेटिक्स देख लेते हैं, व्हाट इज मैथमेटिक्स बिहाइंड दिस क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। तो आपने देखा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होता है जब आपका इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ओके। और क्रिटिकल एंगल के लिए क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री होता है, राइट। सो लेट अस सी फ्रॉम स्नेल्स लॉ, हम लोग ने स्नेल्स लॉ से क्या सीखा है, हमने सीखा sin I अपॉन sin R is equal to refractive index of second medium with respect to first medium, right? Okay, for I is equal to IC, यानी कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है उस टाइम पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका क्या हो जाता है, 90 डिग्री। तो आप इस इक्वेशन में रख दो, तो ये हो जाएगा sin I की वैल्यू IC हो चुकी, दैट इज क्रिटिकल एंगल, एंड sin R का वैल्यू क्या हो चुका है, 90 डिग्री is equal to refractive index of second medium with respect to first medium, okay। तो ये हो जाएगा आपका sin IC अपॉन sin 90 is 1, तो ये हो गया आपका दिस वन, राइट, ओके। आपको क्रिटिकल एंगल चाहिए तो क्रिटिकल एंगल के लिए sin को उधर भेज दो, तो इट विल बिकम sin इनवर्स ऑफ refractive index। So this particular formula will give you the value of critical angle, right। तो आई होप सब लोगों को ये जो चैप्टर जो टॉपिक हम लोग ने कवर किया सब लोगों को अच्छे समझ में आया। होप वी आर गोइंग टू डू वेल इन योर स्टडीज फॉर दिस लेसन। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो तो इसके ऊपर कमेंट जरूर करना, लाइक भी जरूर करना और शेयर करना मत भूलना। इस वीडियो में और भी कुछ आने वाला है, इसके एक्सरसाइज हम लोग करेंगे और न्यूमेरिकल जितने भी वो भी हम सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।